बैठे हुए इसलिए आई कैन बिकम इनफॉर्मल। अब मैं उर्दू में भी बात करूँगा, अंग्रेज़ी में भी करूँगा। तो जो ये इट्स 1 hour। इफ़ यू गेट टायर्ड लेट मी नो, आई विल विज़ थ्रू द स्लाइड्स देन। स्लाइड के इस तरफ जितना भी आप देख रहे हैं ये, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी विल डिस्कस द फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमिकल बैकग्राउंड अफेक्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द इम्प्लांट्स। तो जब तक हमें ये नहीं समझ आएगा कि भाई हमारा जो आउटफ्लो है वो किस तरह काम कर रहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू पिक द राइट मिक्स डिवाइस। और उसके बाद देन वी विल आल्सो डिस्कस द जोन से मिक्स जो है हम पाकिस्तान में कर सकें, और and these are all relevant to the outflow, इसको हम बाद में देखेंगे। And in the end we will discuss the review studies and summarize the indications. So सबसे पहले हिस्ट्री में चलें, बिकॉज कोई भी चीज़ समझ नहीं होना उसे सब हमेशा हिस्ट्री से स्टार्ट किया जाता है। तो हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो देखें तो मिग्स was first defined in 2012 by Sahib and Ahmed, and they referred it to the group of surgical procedures which have 5 main characteristics. Number 1, एक तो वो ab interno and micro incisional हो. Number 2, it should be minimally traumatic. Number 3, उसकी जो efficacy है it should be at least modest. So हम यहाँ पे कोई ट्रैप का मुकाबला नहीं करने आए, हम we are looking at modest effectivity. उसकी लेकिन safety जो है वो should be extremely high profile, or patient should recover very quickly with minimal impact on the patient's quality of life. लेकिन 2020 में American Glaucoma Society published a position paper about MIGS, and they said कि भाई इसको थोड़ा सा definition को change किया जाए, और उन्होंने कहा कि भाई ये वो होंगे procedures होंगे that can reduce the need for glaucoma medications and some of the serious risks. So again अगर आप यहाँ देखें तो they are indicating कि भाई we are not comparing this to more powerful procedures like trab and tubes. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, to reduce the need of glaucoma medications and some of the serious risk associated with traditional glaucoma procedures. फिर उन्होंने इसको कहा जी हम इसको ब्लेब फॉर्मिंग और नॉन ब्लेब फॉर्मिंग में डिवाइड कर देंगे, और जो नॉन ब्लेब फॉर्मिंग हैं वो सारे के सारे एब इंटरनो होंगे, जो ब्लेब फॉर्मिंग हैं दे कैन बी एब इंटरनो और एब एक्सटर्नो। लेकिन फिर हमारे द ग्रेट उमैर किदवाई की, सारे जानते हैं ना उमैर को सारे, Umair Kidwai from Karachi, in 2022, he proposed the term MIBS. So Umair was the first person to coin this term. उसने ये कहा कि भाई, और then this term was then assessed by the CPG report and health treatment assessment, and MIBS refers to the procedures that can create a new conjunctival outflow. यानी जोन से procedures bleb बनाएंगे उनको हम MIBS कह देंगे, minimally invasive bleb surgery, और जोन से procedures bleb नहीं बनाएंगे उनको हम MIGS कह देंगे। तो दिस इज़ द सेम थिंग विच आई हैव डिस्कस्ड लेकिन विद मोर एग्जांपल्स। तो 2020 में उन्होंने कहा जी कि मिग्स जो है नॉन ब्लेब फॉर्मिंग, तो आप उसमें देखें कि 3 किस्म के हैं, या तो वो इम्प्लांट हैं जो कि आपने ट्रेबेकुलर मेशवर्क के अंदर डाल दिए हैं, या है कि आपने ट्रेबेकुलर मेशवर्क को क्लीव कर दिया, उसको फाड़ दिया, या फिर यह है कि कनाल ऑफ श्लेम को आपने डायलेट कर दिया जिसको कनालोप्लास्टी कहते हैं। तो हर एक के अंदर दे आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ मिग्स। तो मैंने सिर्फ मोस्ट कॉमन चीज़ें जैसे इसमें आई स्टेंट एंड इंजेक्ट और हाइड्रस जो है वो ट्रेबेकुलर मेशवर्क के अंदर इम्प्लांट करते हैं। कहूक डोल ब्लेड से आप ट्रेबेकुलर मेशवर्क को क्लीव करते हैं। गैट जो है गोनियोस्कोपिकली असिस्टेड ट्रांसल्यूमिनल ट्रेबेकुलोटमी, उससे आप ट्रेबेकुलर मेशवर्क को क्लीव करते हैं। ओमनी जो है वो आप क्लीव भी कर सकते हैं और उससे कनाल को डायलेट भी कर सकते हैं। इसी तरह उन जो 2020 के अंदर जो एब इंटरनो इम्प्लांट्स था जो कि आई के अंदर से इंटीरियर चेम्बर से आप ट्रेबेकुलर मेशवर्क के थ्रू होते हुए यू कम थ्रू स्क्लेरा अंडर द कॉन्जंक्टिवा, वो सिर्फ एक ही ज़्यादातर चलता था, वो जेन था, और 1-2 और भी थे, बट जेन वाज द मोस्ट कॉमन। और इसके अलावा ट्रेडिशनल सर्जरीज और ट्रेडिशनल सर्जरीज के अलावा एब एक्सटर्नो ब्लेब जो था वो जेन जो आप आँख के अंदर से डाल रहे हैं आप आँख के बाहर से भी डाल सकते थे, और प्रेजर फ्लो एंड एक्सप्रेस थे। ये सारी डिवाइसेस आती नहीं जाती नहीं, कभी भी कोई चीज़ जो आती है और जाती है उसका एक ही मकसद होता है कि भाई दैट इज़ नॉट, उसमें कोई मसला है, वरना तो कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जैसे ट्रेबेकुलेक्टमी है वो दैट इज़ हियर विद अस सिंस 1960s। तो
ये चीज़ जो है ना, टाइम फ्रेम, जो टेस्ट ऑफ टाइम जो बर्दाश्त करता है, वो आपको बताता है कि भाई कौन सी चीज़ चलेगी। तो आपने देखा सारे मिग्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपको इसी चीज़ से समझ आ जानी चाहिए कि भाई आई एम नॉट लुकिंग एट अ वेरी पावरफुल प्रोसीजर। तो जो EGS ने 2023 के अंदर कहा कि भाई मिग्स जो हैं वो क्या कहते हैं, एब इंटरनो होंगे, और जो मिब्स होंगे वो एब एक्सटर्नो होंगे, जो कि ब्लेब फॉर्मिंग है। This is almost the same in 2024. So जो यूरोपियन ग्लूकोमा सोसाइटी ने 2023 में कहा कि भाई जो thank you for coming. We're just discussing history for time being. So we've actually discussed this thing. और ये जो यूरोपियन ग्लूकोमा सोसाइटी का 6th edition है, उसके अंदर बहुत सारे न्यू tabulated forms के अंदर I will recommend you guys read the 6th edition, which is far improved. तो उसके अंदर उन्होंने मिक्स को क्लासिफिकेशन जो किया, उन्होंने कहा जी कि भाई ट्रेबिकुलर इम्प्लांट्स जो यानी स्टेंट्स जो आप लगा रहे हैं, उसके अलावा ट्रेबिकुलर सर्जरीज भी उन्होंने इसके अंदर इंक्लूड की हैं। ट्रेबिकुलर सर्जरीज कुड बी लेज़र बायस्ड और नॉन लेज़र बायस्ड, और उमर किदवाई वांटेड टू ऐड गोनियोसाइनिकोलाइसिस टू इट। आई थिंक बिकॉज उसकी टर्म मिब्स पहले एक्सेप्ट हुई है, तो पॉसिबली गोनियोसाइकोलाइसिस भी एज अ पार्ट ऑफ मिक्स एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके अलावा ट्रेबिकुलर विस्कोडाइलेटेशन है, और ट्रेबिकुलर मतलब इसमें किनाल को डायलेट कर रहे हैं आप, ट्रेबिकुलर मेशो को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और लेज़र प्रोसीजर्स वगैरह आ गए। तो इसके अलावा जो उन्होंने चीज़ ऐड की है वो सुप्राकोरॉइडल प्रोसीजर्स हैं। तो देयर आर सम सुप्राकोरॉइडल प्रोसीजर्स जो कि भी मिक्स की डेफिनेशन में आ जाते हैं। ये तो इतनी सारी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि आप अगला सवाल ये पूछें कि भाई इसमें से कौन सा काम करता है, इतने सारे आपने बता दिए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है वो आई स्टेंट के ऊपर हुई है। तो आई स्टेंट के वो 1 मिलियन केसेस वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, एंड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन प्रोफाइल, एफिकेसी रिजल्ट स्टडीज़, RCTs इसी के ऊपर हुई हैं। तो जब अगर आप कॉकरेन लाइब्रेरी जो कि मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यूज़ को देखती है, उसमें अगर आप देखें तो जो आई स्टेंट के ऊपर है, उन्होंने कहा कि जी अगर आप कैटरेक्ट सर्जरी अलोन करते हैं, यानी मिक्स के बगैर करें, और कैटरेक्ट सर्जरी विद आई स्टेंट करें, तो उन्होंने फिर ये देखा कि भाई होता क्या है। तो बजाय आई गो इनटू दिस, लेकिन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन to के जो certainty of the evidence, even though they are RCTs, still they say it's a very low evidence. इसकी वजह पे हम आएंगे, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसने कहा कि जी बेस्ड ऑन लो क्वालिटी एविडेंस, इवन दो देयर वर RCTs in the studies, the participants who received eye stents in combination with cataract surgeries were more likely to be drop free. उनके चांसेस ज़्यादा थे कि वो they will be drop free and may have experienced a modest reduction in number of glaucoma drops. या तो उनके ड्रॉप्स के नंबर कम हो जाते हैं, 3 ड्रॉप्स पे थे तो वो 2 पे हो जाएंगे, या हो सकता है 1 पे हो जाएं, या फिर हो सकता है ड्रॉप फ्री भी हो जाएं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो प्रेशर कंट्रोल था वो और कैटरेक्ट सर्जरी का वाज ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर। कोई सेंस नहीं बनती इस बात की, और सेंस बनती भी कैसे, क्योंकि अगर आप लिटरेचर को रिव्यू करें जितने भी मिक्स के ऊपर डिफरेंट, नॉट ओनली आई स्टेंट, या तो वो इंडस्ट्री फंडेड है, या वो नॉन रैंडमाइज्ड हैं बहुत सारे 53%, या वो सिंगल आर्म है, या सिंगल आर्म नॉन मास्ड हैं, या दे आर अबाउट 23% आर नॉट मॉनिटर्ड बाय ड्रग मॉनिटरिंग कमेटी। एंड उसमें से जितनी मर्जी स्टडीज़ हुई हों उसमें प्रॉपर पब्लिकेशन जो है दे ओनली 27%. सो द एविडेंस विच इज़ अवेलेबल ऑन मिग्स डिस्पाइट 10-15 years of literature and hundreds and thousands of studies is basically very low evidence. So वापस मैं आई स्टेंट पे आने लगा हूँ कि क्यों आई स्टेंट की स्टडीज़ जो थी वो कंफ्यूज कर रही थी लोगों को। वो इसलिए क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टडीज़ थी वो ये जो फर्स्ट जनरेशन आई स्टेंट था इसके ऊपर थी, और उसके बाद जो सेकंड जनरेशन आई है और थर्ड जनरेशन भी एग्जैक्टली इसी तरह, बस उसका नाम इन्फिनिट इसलिए कह देते हैं क्योंकि उसके कार्ट्रिज जो आई स्टेंट इंजेक्ट W है, इसके कार्ट्रिज में सिर्फ 4 क्लिक्स होते हैं। जो इन्फिनिट है उसमें आप करते जाएं क्लिक, जितना मर्जी करते जाने, हर क्लिक जो है इट अलाउज आई स्टेंट टू गो इन। अगर आपसे पहली दफ़ा नहीं गया तो आप उसको रीलोड करके दोबारा करें,
तो जो नॉर्मल आई स्टेंट है उसमें 4 चांसेस होते हैं आपके पास, कर लें तो कर लें, नहीं तो मुश्किल हो, नया खोलना पड़ेगा। लेकिन इन्फिनिट के अंदर अगर आपसे पहले नहीं गया तो आप उसको बार बार भी लोड कर सकते हैं इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन डिज़ाइन वो ही है। तो चूँकि स्टडीज़ पहले बहुत ज़्यादा स्टडीज़ इसके ऊपर हुई हैं और कम स्टडीज़ इसके ऊपर हुई हैं, तो इसलिए जो लेवल ऑफ एविडेंस है बहुत लो। और लोग तो ये कहते हैं ना कि भाई कैटरेक्ट सर्जरी की 5 मिनट में, अगले 2 मिनटों में हमने आई स्टेंट कर लिया, लेकिन बिलीव मी किसी स्टडी में ये नहीं उन्होंने पूछा कि क्या आई स्टेंट वाकई ट्रेबेकुलर मेशवर्क में लगा हुआ है। अभी तक जब मैं केस करता हूँ, इतने साल हो गए हैं, आई स्टेंट जब मैंने लगाना होता है, टेक्स मी 1 मिनट, लेकिन मुझे यही डर होता है कि ये ट्रेबेकुलर मेशवर्क में जाएगा भी या नहीं जाएगा। और अगर जब अपेरेंटली ऑन द टेबल लगा होता है, अगले दिन सुबह आप देखें गोनियोस्कोपिक लेंस लगा के, तो नहीं होता। तो दिस इज अ स्किल, दो के इम्प्लांट करना इजी है, बट टू इम्प्लांट एट द राइट स्पेस करना मुश्किल है, और ये चीज़ कोई भी नहीं देखता स्टडीज़ के अंदर। तो जब ये चीज़ देखी नहीं कि सही जगह लगा नहीं लगा, तो स्टडीज़ का क्या फ़ायदा। तो ये इसकी एनिमेशन है। आई विल शो यू एनिमेशन ऑफ वीडियोस। आई स्टेंट इज 1/3 of a millimeter long, 1/3 of a millimeter wide, very small. ट्रेबेकुलर मेशवर्क को एम करें एंड उसके अंदर एक इंजेक्ट करें और 2 to 3 क्लॉक आवर्स दूर जाएं और दूसरा इंजेक्ट कर दें। लिटरली सर्जिकली भी आपको इतना ही टाइम लगता है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ 4-5 इंडस्ट्री बेस्ड वीडियोस दिखाऊंगा मिग्स की, उसके बाद हम बात करेंगे भी मसला क्या है, क्यों नहीं ये काम करते। तो मोस्ट पब्लिश्ड मिग्स इज ऑन आई स्टेंट इंजेक्ट एंड इंजेक्ट डब्ल्यूज। देखिए 400 स्टडीज हैं और इसके अंदर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक्सक्यूज मी, कि अगर आप कॉम्प्लिकेशन प्रोफाइल देखें तो आई स्टेंट का कॉम्प्लिकेशन प्रोफाइल इज लीस्ट, जब बाकी जोन से मर्जी देख लें। और इसके अंदर जो कुछ चीज़ें, ये सारी मैं बार बार डिस्कस करूंगा, लेकिन ये चीज़ जो है गैट, ये मैं इसको एम्फसाइज करना चाहता हूं क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी कैन यूज़ इन पाकिस्तान, क्योंकि ये सबसे सस्ता और इकोनॉमिकल है। इसके अलावा ये लेज़र भी है, एक्साइमर लेज़र, और एक्साइमर लेज़र आपको फ्री में मिलती है, ये लोग फ्री में देते हैं। आपने सिर्फ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है कि भाई आप 1 महीने के अंदर 10 ये प्रोसीजर्स करेंगे, तो वो हर प्रोसीजर की कॉस्ट होती है अलग, वो एट द एंड ऑफ द डे इतनी ही महंगी पड़ जाती है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक्साइमर लेज़र लेनी नहीं पड़ती। ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे, लेकिन अगर आप इस स्लाइड को देखें, जौन सा मर्जी आप मिग प्रोसीजर चूज़ कर लें, उसमें आई स्टेंट का कॉम्प्लिकेशन प्रोफाइल सबसे कम है। तो ये दूसरा है जिसे कहते हैं हम हाइड्रस। So Hydrus is again made up of a very flexible nickel-based alloy, और इसको भी it's relatively more difficult to implant, but the chances of implanting in trabecular meshwork is easier as compared to iStent, because iStent में आप जितना मर्जी एक्सपीरियंस सर्जन हो, उसका दिल धड़कता ही रहता है कि वो trabecular meshwork में iStent लगाया कि नहीं लगाया। तो you can see as soon as you go in, you can see the trabecular meshwork becomes more transparent, and you can actually see the halo of the ring. When you see that, you know that you are in the canal of Schlemm. आप कनाल ऑफ श्लेम में हैं, तो आप इसके जो कार्ट्रिज है उसका व्हील को पुश करना शुरू करें और वो सारा का सारा यहाँ आ जाता है। अब थ्योरेटिकली लोग ये कहते हैं कि जी थ्योरेटिकली आप ये कह सकते हैं कि आई स्टेंट तो 2 थे, छोटी सी 2 मोरियाँ थी, क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा या ये एक प्रोसीजर जो इतना सारा उसने कवर किया हुआ है और उसने कनाल भी डायलेट की हुई है। अगर आप इनके जो ट्रायल्स हैं कंपेयर करें, उसमें दे फाइंड कि हाइड्रस इज मोर इफेक्टिव, बट एज अ टाइम पासिस बाय दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहता, हाइड्रस में कॉम्प्लिकेशन प्रोफाइल ज़्यादा है। क्यों इस तरह की बातें करते हैं लोग, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन ये चीज़ समझने के लिए कि क्यों इस तरह है, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द आई, which is the biological valve, trabecular meshwork. अब इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पे आ जाएं, ये तो हम चीज़ें थी ना जो इंजेक्ट कर रहे थे ट्रेबेकुलर मेशवर्क के अंदर, डिवाइसेस डाल रहे थे। अगर हम नेक्स्ट पे आ जाएं, वो हम टिश्यू एब्लेट कर रहे हैं। टिश्यू एब्लेट आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, आप बेंट नीडल से कर सकते हैं, सबसे सस्ता आप नीडल लें, उसको बेंड करें, उसका हुक सा बनाएं और उससे आप चीर दें।
या फिर आप कोई 75,000 रुपये का हुक डुअल ब्लेड लें और उससे कर दें, या आप उससे प्लाज्मा नाइफ मिलती है ट्रेबेक्टोम जिसे कहते हैं, आप उससे कर दें। बाहर जो भी चीज़ मिलेगी, जितना भी फैंसी नेम होगा, एट द एंड ऑफ द डे इन वन वे और अनदर यू आर क्लीविंग द ट्रेबेक्युलर मेशवर्क। ये हुक डुअल ब्लेड है, ये देखें अंदर के एक कट इधर दिया, काफ़ी सारे तरीके हैं करने के लिए, और निकाल लिया। ठीक है, तो अब इसमें सॉरी, दिखाने वाली बात ये थी कि जब आपने ट्रेबेक्युलर मेशवर्क क्लीव कर लिया, अच्छा नज़र नहीं आ रहा, बाहर जब आपने ट्रेबेक्युलर मेशवर्क क्लीव कर लिया तो आप उसके पीछे कैनाल ऑफ श्लेम आपको नंगी नज़र आनी शुरू होगी, और यू कैन सी द आउटलेट्स ऑफ कैनाल ऑफ श्लेम। तो आप ये भी कह सकते हैं भाई दिस इज़ मोर इफेक्टिव कि आपने ट्रेबेक्युलर मेशवर्क ही निकाल दिया एंड आपके कैनाल ऑफ श्लेम इज़ ओपन एंड यू कैन सी द ओपनिंग्स ऑफ द कैनाल ऑफ श्लेम व्हिच आर ड्रेनिंग इनटू द कोलैटरल सिस्टम, डिस्टल ड्रेनेज सिस्टम। तो ये तो बहुत इफेक्टिव होगा, लेकिन आप डेटा कंपेयर करें तो फिर कोई फ़र्क नहीं मिलता। वो क्यों? ये सारी चीज़ें समझने के लिए जो है हमें फर्स्ट और मज़ीद आगे जाना पड़ेगा। अब ये वही चीज़ जो हुक डुअल ब्लेड से कर रहे थे, you can do it with ट्रेबेक्टोम। ट्रेबेक्टोम इज़ अ प्लाज्मा नाइफ। इसका सेल पॉइंट क्या था कि भाई ये प्लाज्मा नाइफ है, स्कारिंग नहीं करता। अब ट्रेबेकुलर टिश्यू स्कार्स, the modern science said that is working on, just like we use mitomycin C in trabecular in bleb surgeries, we are also using anti-fibrotic agents in trabecular surgeries कि भाई ये scar up ना हो। लेकिन आप जो भी कर लें, चाहे आप प्लाज्मा नाइफ से करें, चाहे आप मैनुअल बेंट नीडल से जो 25 गेज नीडल उससे करें, चाहे जिससे मर्जी करें, स्कारिंग तो होनी है क्योंकि दिस इज़ अ फाइब्रोटिक टिश्यू। अब आप जो नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं, अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ इंडस्ट्री बेस्ड, ताकि आप देखेंगे किस किस्म की क्लासिफिकेशंस हैं मेग्स की। इसके बाद फिर वी विल टॉक अबाउट कि व्हाई आई एम सेइंग कि इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो ये है कि भाई आप किनाल को एक्सपेंड कर दें, बजाय कि कोई चीज़ ट्रेबेकुलर मेशवर्क के अंदर लगाएं या ट्रेबेकुलर मेशवर्क को निकालें। आप अपनी एनाटमी मेंटेन रखें, आप सिर्फ और सिर्फ किनाल को डायलेट कर दें, जिसको किनालोप्लास्टी कहते हैं। उसके लिए दो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं। या तो आप क्या कहते हैं, उसके लिए जो बेसिक है वो ABIC ही है, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। In some eyes, there is increased resistance to outflow. As pressure within a glaucomatous eye increases, permeable tissues can begin flattening against the scleral wall, collapsing Schlemm's canal and closing off distal collector channels. The inner lining juxtacanicular tissue can herniate, causing remnants of the trabecular meshwork to begin collapsing the canal lumen and occlude the collector channel ostia. In the absence of a diagnostic tool, identifying where resistance occurs in the conventional outflow system can be challenging. Addressing the trabecular meshwork alone, or just one single point of the pathway, may not be enough. The Omni surgical system is a single MIGS device that performs 2 implant-free procedures to address all 3 potential points of resistance in the conventional outflow pathway. The device is inserted into the anterior chamber through a clear corneal incision. Once inside the eye, the trabecular meshwork is pierced to create an opening where viscodilation of Schlemm's canal can be performed. A viscoelastic agent in the dark. सूचर रिट्रैक्ट कर रहे हैं, हम दूसरी साइड पे जाएंगे, फिर सूचर डालेंगे। ये कनाल इनलार्ज की उन्होंने, लेकिन अगर आपने इसमें ट्रेबेकुलोटमी करनी है तो इसी सूचर। With the outflow channels dilated, a trabeculotomy unroofs the trabecular meshwork and alleviates resistance, restoring healthy aqueous outflow. So इसके अंदर
जो ओमनी है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप सिर्फ कैनाल भी नहीं डायलेट करें, एक तरफ से आपने कैनाल डायलेट कर दी, दूसरी तरफ जब आपने ये किया तो आपने ट्रेबेकुलर मेशवर्क को भी क्लीव कर दिया, यानी यू डूइंग कैनाल एक्सपेंशन एंड ट्रेबेकुलर मेशवर्क बोथ कर रहे हैं। एक हाफ 180 डिग्री कैनाल एक्सपेंशन, हाफ जो है अदर 180 डिग्री वो आपने ट्रेबेकुलर मेशवर्क किया। आप दोनों तरफ भी क्लीवेज कर सकते हैं या दोनों तरफ सिर्फ कैनालोप्लास्टी भी कर सकते हैं, आप सर्जन की मर्जी है। लेकिन वो what he was trying to say that trabecular meshwork is only offering the resistance to outflow by 50 to 75%. बाकी 50 to 75% जो है वो canal of Schlemm and distal pathways की है। तो अगर आप trabecular meshwork पूरा निकाल दें तो हमें ये कहना चाहिए कि फिर तो एक्वस बाहर फ्लो कर रहा है। अगर एक्वस बाहर फ्लो कर रहा है तो फिर एपिस्क्लेरल वीनस प्रेशर के इक्वल हो जाना चाहिए ना, जो 14-15 है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं ये अटेन होता फिजियोलॉजिकल प्रेशर? क्योंकि देयर इज आल्सो फर्दर रेजिस्टेंस फ्रॉम कैनाल ऑफ श्लेम टू डिस्टल पाथवे, जो कि इन सम केसेस कुड बी एज मच एज 50%। एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू असेस कि ये मेन रेजिस्टेंस किधर हो रही है अनलेस यू हैव एक्सेस टू एंजियोग्राफी, जो कि आजकल थिएटर्स में यूज़ है करते हैं लोग। तो this is what I really want to introduce into Pakistan. I think many people, especially Sadia Farooq, kidhar hain yahan nazar aaye, Sadia Farooq is doing, and who else is doing GAT in Pakistan? So this is something which my mentor Imran Mansood really advocates, and he uses it in England on regular basis, especially in complex cases jahan pe pressure bahut zyada hota hai, or he doesn't want to do a bleb-based surgery. He doesn't want to do trab. He doesn't want to do tube straight away. He just wants to buy time. वो GAT करता है सबसे पहले, और जब GAT करता है तो GAT is a very powerful procedure. अभी मैं आगे बताऊंगा, when it works it's very powerful, when it doesn't work it doesn't work. लेकिन if it works तो chances ये हैं कि कभी आपको किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपको 1-2 ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी, कभी आप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं वी विल डिस्कस, बट द पॉइंट इज़ GAT इज़ समथिंग यू कैन ईजिली डू बिकॉज इट्स वेरी चीप। यू नीड 5-0-proline. This is a juvenile open-angle glaucoma patient in which and this is iChem-telling. ab internal canaloplasty. Oh no, this is not GAT. This as is well as the GAT procedure or the gonioscopic assisted transluminal trabeculotomy. Sadia Farooq In करती this हैं case, the iTrack catheter with viscoelastic primed here is passed into the anterior chamber. जी An MVR blade is used with the assistance of a gonial lens to make a small goniotomy present in the nasal angle. Alternatively, a 25 gauge needle can also be used to make this incision. Helps to pass the MVR blade here, as you can see, parallel to the TM, pushing down here as we see once we incise the inner wall, pushing down the inner wall to open up and visualize the canal. Some blood reflux is normal, and it's helpful to have the viscoelastic filled in the anterior chamber. Using a microtire, the iTrack catheter is now placed within the canal, and the lit beacon helps us to identify where the tip is within the angle. This avoids inadvertent placement within the suprachoroidal space or into the anterior chamber. Using the microcatheter, the iTrack is then passed for 360 degrees around the trabecular meshwork, and viscoelastic can be injected here or during withdrawal. This helps basically to expand the canal of Schlemm, stretch the inner wall, creating microperforations, and flush the collector system and distal outflow system to enhance rejuvenation of the physiologic outflow pathway. At this point now, one will proceed to perform the GAT procedure. In this case, the microcatheter is used to hold the distal end of the iTrack, and the curved tire is used to pull the catheter here, essentially performing a 360 degrees trabeculotomy done internally. This has resulted not only in viscoelastic expansion, but also actual cutting and incision of the inner wall here, providing aqueous outflow to. So he's telling very few important points. ये चीज़ आप iTrack के साथ भी कर, सारी आपके पास iTrack है ना? तो iTrack का फ़ायदा ये है कि आपको वो आगे रेड लाइट नज़र आ रही है तो यू नो वेयर योर ट्रैक्ट इज़, क्योंकि कैनाल ऑफ श्लेम जो है दैट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस कैनाल, उसमें सेप्टे होते हैं। जब आपके पास सेप्टे हैं तो हो सकता है वो कई दफ़ा कम्प्लीटली पास नहीं करता,
और अगर वो रेजिस्टेंस हो तो अगर आप सूचर पास करें तो वो बजाय कनाल में आने के वो पीछे स्क्लेरा की तरफ जाते हुए मैकुला की तरफ भी कई लोगों को मैंने देखा। बहरहाल विद आई ट्रैक्ट इट्स ईजियर, लेकिन यही चीज़ आप 5-0-प्रोलीन के साथ कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ 5-0-प्रोलीन एंड यू नीड अ लो टेम्प कॉटरी। आपको विस्कोलास्टिक एजेंट चाहिए जो कि स्पेस मेंटेन कर सके, लाइक कोहिसिव, प्रोविस्क वगैरह। और अगर एनवीआर प्लेड है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी नीडल के साथ भी फर्स्ट इनिशियल कट इन ट्रेबेकुलर मेशवर्क में दे सकते हैं। ये वीडियो इज़ बाय DS ग्रोवर। ये देखें, उसने हल्का सा कॉटरी को दिखाया, एट द एंड ऑफ द सूचर वहाँ पे बल्ब बन जाता है। और आपने ये थोड़ी सी स्लांटिंग आपने इंसिजन दी जहाँ से आपने सूचर डालना है, और दूसरी इंसिजन आपने दी जहाँ से आपने फोर्सेप्स डालना है। तो वंस इनसाइड, तो वो देखें इसने ही इज़ कटिंग दी ट्रेबेकुलर मेशवर्क ताकि वो पीछे से कनाल ऑफ श्लेम नज़र आए जिसके अंदर आपने सूचर डालना है। एंड देन सूचर का जो आगे से बल्ब बनता है ड्यू टू कॉटरी, दैट इज़ इनफ टू ब्रेक सम सेप्टे। हर दफ़ा नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स में आप यू कैन ब्रेक दो सेप्टर्स। तो ये इट टेक्स 1 मिनट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, आफ्टर रीपोजिशनिंग द आई। रीपोजिशनिंग ऑफ द आई में थोड़ा सा टाइम लग गया, 5 मिनट्स आपके ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोसीजर, और इट कैन रिड्यूस योर mid-40s pressures to even in teens in if you're lucky without any drops, या फिर with the help of drops you can reduce it to mid-teens। तो इसके बाद आप उसी तरह एक एंड को एक फोर्स से पकड़ें, दूसरे को दूसरे से, और इस तरह आप कर दें। दिस विल लीड टू इनवेरिएबली लीड टू ब्लड इन द इंटीरियर चेंबर, और फिर उसको आप यू कैन प्रेशराइज इट। आई टेंड टू प्रेशराइज इट विद BSS ओनली, लेकिन जो बाकी लोग हैं दे यूज इट विस्कोलास्टिक। आई डोंट लाइक विस्कोलास्टिक बिकॉज हमें ये सिखाया गया एंड वी हैव सीन इट, विस्कोलास्टिक व्हेन मिक्स्ड विद ब्लड आपका पोस्ट ऑफ प्रेशर वो शूट करेगा ऊपर। तो to pressurize with BSS, it's very important you understand the mechanism of chamber maintenance. अगर आपका BSS का कैनुला, रायक्रॉफ्ट कैनुला जो है, it is beyond the inner lip of the your incision, आप कभी भी प्रेशराइज नहीं कर सकते AC को। आप जितना मर्जी अंदर डालें, जितना डालेंगे फ्लूइड उतना बाहर आ जाएगा, क्योंकि कैनुला ने ओपन किया हुआ वुड। सो यू ऑलवेज कीप कैनुला एट द आउटर टिप ऑफ द इंसिजन, और इंजेक्ट करें, रॉक हार्ड आई हो जाएगी। एंड इतनी रॉक हार्ड हो जाएगा 50-60 प्रेशर कर सकें, लेकिन दैट इज़ इनफ टू स्टॉप द ब्लीडिंग। और ये 10-20 मिनट्स के अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, देयर इज़ नो विस्कोलास्टिक, और दिस इज़ इनफ टू स्टॉप पोस्ट ऑफ ब्लीडिंग। पोस्ट ऑफ ब्लीडिंग फिर भी हो सकती है, बट इट विल बी माइल्ड, और अगर पोस्ट ऑफ ब्लीडिंग होती है, डोंट वरी, इट विल गो अवे। So there's a fantastic book by Dr. Manaz. She is from Karachi, and she has written a chapter in this, a wonderful book. अगर आप इसमें invest करना चाहते हैं to buy this book, I think it's worth it. It's very easily written. इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे concepts clearly explain किए गए, and it's worth it, worth reading. तो इतना कुछ मिक्स के बारे में आपको बताने के बाद, जो recently 2024 की statement है बाय द यूरोपियन जर्नल ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी में पब्लिश हुई है, तो ये एक स्कोपिंग रिव्यू था। उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि भी इन समरी MIGS is a relevant topic. We all know it's a relevant topic that has not been adequately addressed in terms of updated evidence, available procedures and recommendations in open angle glaucoma. अभी भी अब 2025 ख़त्म होने वाला है, this things haven't changed. कोई भी सोसाइटी, जितनी सोसाइटीज़ हैं, टॉप दुनिया की सोसाइटीज़ देख ली, हर कोई ये कह रहा है नहीं हमें पता क्या करना है। तो जो कोई बड़ी अथॉरिटी के साथ आके कहता है इसमें ये मेक कर दो, इसमें ये मेक कर दो, दे आर ऑल सेइंग इट विद देयर एनेक्डोटल एक्सपीरियंस। उनका एक्सपीरियंस सही भी हो सकता है और नामुनासिब भी हो सकता है। बात समझने की ये है कि देयर इज़ नो कंसेंसस स्टेटमेंट कि भाई ये मेग इतना प्रेशर कम करेगा, और वो कोई बता भी ही नहीं सकता, और क्यों नहीं बता सकता वो अब हम डिस्कस करेंगे। ये स्लाइड अगर कोई सो रहा है तो जाग जाए, अगर कोई टेलीफोन कर रहा है तो बंद कर दे, जो बातें कर रहा है वो भी बंद कर दे, क्योंकि दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्लाइड एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, एंड दिस विल मेक योर फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स। जब भी कोई नई मिक्स डिवाइस आएगी, जब आप गैट करेंगे, स्टेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, दिस विल हेल्प यू टू मेक माइंड के भाई मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये रो जो है ये लो IOP की है,
ये जो है नॉर्मल आईओपी की हैं 3 फिक्चर्स, और ये हाई आईओपी की हैं। तो ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है इतना सारा, ये आपका ट्रेबिकुलर मेशवर्क है, ठीक है। इसके बाद ये जो एरिया है ये जक्स्ट्रा किनालिकुलर एरिया, और ये जो रेड है एरिया ये आपकी किनाल ऑफ श्लेम है। और उसके बाद ये आगे आपका जो डिस्टल पाथवेज हैं एक्वस के पाथ लोगे। नाउ दिस इज अ सटल थिंग, किसी की नज़र कमज़ोर है तो वो आगे आके बैठ जाए। तो होता क्या है, जब नॉर्मल लो आईपी होता है, आईओपी होता है, तो लो आईओपी में आप ये देखें कि आपके ट्रेबिकुलर मेशवर्क से जो एक्वस है वो आगे आता है। वी विल सी हाउ इट कम्स फॉरवर्ड। वो आके जक्स्ट्रा किनालिकुलर स्पेस में आता है। यहाँ पे एक ओपनिंग है, वो ओपनिंग लीड करती है इन दिस वाल्व, इसको कहते हैं स्क्लेरल इनलेट वाल्व। इस वाल्व में से एक्वस फ्लो होता हुआ आगे आता है और यहाँ से आगे इसने जाना है। लेकिन जब आईओपी लो है तो यहाँ पे आप ये एक देखें वाल्व लगा हुआ है, स्क्लेरल आउटलेट वाल्व। ये इसने प्रिवेंट किया हुआ है फ्रॉम दिस वाटर टू गो आउट। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी का कि जब प्रेशर कम होता है तो वो उसको और मज़ीद कम होने से रोकती है, ठीक है। तो जब प्रेशर नॉर्मल होता है तो ये जब प्रेशर या पानी यहाँ आता है तो ये देखें जैसे प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ ना ट्रेबिकुलर मेशवर्क का, तो ट्रेबिकुलर मेशवर्क चौड़ा हो गया। ट्रेबिकुलर मेशवर्क नाउ इज प्रोलैप्सिंग इनटू द कैनाल ऑफ श्लेम। जैसे वो कैनाल ऑफ श्लेम को अंदर जाता है तो ये देखें दूसरी फोटोग्राफ में, ये जो इनलेट वाल्व, ये जो ट्यूब है इनलेट वाल्व, ये स्लांट होना शुरू होगी। पहले यहाँ ज़्यादा स्ट्रेट थी, ये स्लांट होना शुरू होगी क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर पुश कर रहा है। जब ऊपर पुश करेगा ये जो ऐसे स्ट्रेट थी रिलेटिवली, ये स्लांट होना शुरू हो जाएगी। जैसा जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी स्लांट होनी शुरू हो जाएगी। कैन यू सी द डिफरेंस? तो जब ये स्लांट होना शुरू होगी तो वाल्व ओपन हो जाएगा। ये देखें यहाँ से ये ब्लू थिंग ने हर चीज़ बंद की हुई है। यहाँ से नाउ यू कैन सी थिंग्स गोइंग आउट। जितना प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा वो उतना आउटफ्लो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ये सारा का सारा अंदर प्रोलैप्स कर जाए तो ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क ही इस ओपनिंग को बंद कर देगा। सो प्रोलैप्स इनटू द कैनाल ऑफ श्लेम हैपन्स टू ओपन अप द आउटफ्लो पैसेजेस। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स जैसे 40 के ऊपर ये कम्प्लीटली यहाँ ले आ जाएगा, फिर नहीं काम चलता। इसीलिए हमारी ट्रेडिशनल ट्रेनिंग थी पाकिस्तान में भी और इंग्लैंड में भी कि जब 40 प्रेशर होता है तो आँख इस्कीमिक हो जाती है, इसलिए वो ड्रॉप्स नहीं काम करते। भाई वो ड्रॉप्स इस्कीमिया की वजह से नहीं काम कर, इस्कीमिया 40 पे नहीं होता, ड्रॉप्स इसलिए नहीं काम कर रहे थे क्योंकि ट्रेबिकुलर मेशवर्क ने बंद कर दिया, वो कुछ आपके आउटफ्लो नहीं हो सकते। तो यही चीज़ जो इस डायग्राम है वो आप इसमें भी देख सकती हैं। ये देखिए यहाँ पे बंद है, जैसे जैसे वो स्लांट होता जाएगा ये जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वो जो प्रेशर है इसको मोर ऑब्लिक करता है, ओपनिंग्स बड़ी होती गई, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ट्रेबिकुलर मेशवर्क juxtacanalicular space, inlet valve, collector channel opening, ये उसकी opening, ये उसका फिर canal of Schlemm outflow, और फिर उसके बाद aqueous veins and episcleral venous में चला जाता है। तो जो ये कंट्रोल है, दिस इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ये शॉर्ट टर्म कंट्रोल है जो मिली सेकेंड्स में भी कंट्रोल होता है, ये मिड टर्म कंट्रोल है विच टेक्स मिनट्स, and there is a long-term control which takes hours and months. So this is not a simple mechanical valve जो इस तरह का, it's heavily influenced by many biomechanical processes and hormones and other chemicals. और इसका जो effect है that starts from here, trabecular meshwork, canal of Schlemm, here and there. There's no way we can assess कि किस आदमी की कौन सी level के structure के ऊपर बस हुई है, किस जगह आउटफ्लो बंद है। आप इसको क्लीव कर दें और ये आगे से इट्रीजिया हुआ हो यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत मशहूर टर्म है यूज़ इट और लूज़ इट ह्यूमन बॉडी के बारे में। आपका बाइसेप मसल बहुत बड़ा है किसी का, उसको आप एक्सरसाइज करना बंद कर दें तो एट्रोफी। ऑल बायोलॉजिकल थिंग्स इफ़ यू डू नॉट यूज़ देम, डिसयूज एट्रोफी होती है। तो ये इस ब्लू वाली सर, हाँ जी, हाँ सॉरी कैनाल ऑफ श्लेम, सॉरी रेड है, सॉरी ये सारी कैनाल ऑफ श्लेम है। कैनाल ऑफ श्लेम के अंदर से ये वाल्व है। अभी मैं आगे भी आता हूँ। ये जो एरियाज है ना, यहाँ से भी
गॉबलेट सेल्स के थ्रू फ्लूइड आ रहा है। सारा फ्लूइड या यहाँ इकट्ठा होगा या फिर इन ट्यूब्स के साथ जाएगा, चाहे इधर इकट्ठा हो चाहे या इस ट्यूब में से हो, इसने आगे यहीं से जाना है, इस छोटी सी मोरी में से। हाँ, ये अंदर से पास कर रही है। ये देखें, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये ट्रेबेकुलर मेशवर्क है, ये वो आपके स्क्लेरल इनलेट वाल्व्स हैं। तो जो यहाँ कैनाल ऑफ श्लेम में जो फ्लूइड है वो इसके थ्रू भी जाएगा, वो सीधा ट्रेबेकुलर मेशवर्क से इस ट्यूब के थ्रू जाएगा, या फिर इन सेल्स के थ्रू वो गॉबलेट सेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना एक उस बाहर ड्रेन करेंगे यहाँ पे, और फिर वो यहाँ इन मोरियों में से जाएगा। तो दो तरीके हैं जाने के। ठीक है, समझ आ गई सर? ये दोबारा नहीं आई? ये तो बेसिकली फिर ये जो चैनल से जा रहा है, हाँ, बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं बेसिकली ये कैनाल ऑफ में एंटर ही नहीं हो रहा। यस, नहीं हो रहा बगैर पार्ट एंटर हुए बगैर ये। हाँ, ये कैनाल ऑफ स्लेम के थ्रू जा रहा है। ठीक है ना? ये ऐसे ही है। इस कमरे के अंदर, इस कमरे में अगर मैं एक पाइप लगा दूं यहाँ से पानी गुजरने की, उसमें से भी पानी गुजर रहा है, लेकिन अगर फ्लड आ जाएगा तो बाहर से भी गुजर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये वही कैनाल ऑफ स्लेम है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें देखिए वही जो आपको नजर आ रहे हैं इनलेट वाल्व्स, ये जो है ना, ये देखें, ये दो किस्म के आपको स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। एक तो ये वाल्व्स हैं जो कि डिस्टली ओपन होंगे, और दूसरा ये जो है ये हिंजेस बनी हुई हैं। ठीक है, ये रैंडम स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी एक हिंज है। कैन यू सी दिस हिंज? एंड कैन यू सी दिस हिंज? एंड दिस इज ट्रेबेकुलर मेशवर्क से ये हिंज इसके साथ एक पिलर की तरह खड़ी हुई। जिस तरह हम घर बनाते हैं तो वो ये पिलर लगा हुआ ना, ये जो बड़े सारे पिलर्स लगे हैं, ये एक पिलर की तरह। जब ट्रेबेकुलर मेशवर्क ऊपर नीचे होगा, ठीक है, तो ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसने इस हिंज को या तो नीचे की तरफ ले जाएगा, या ट्रेबेकुलर मेशवर्क नीचे जाएगा, नीचे की तरफ लेके जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा। अगर ट्रेबेकुलर मेशवर्क ऊपर जाएगा, ये इसको सॉलिड की तरह ये ऊपर पुश करेगी, ये खुल जाएगा। ज्यादा ऊपर पुश करेगी तो ये बंद भी हो सकता। ठीक है, तो ये तो पिलर्स हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर आपको जो नजर नहीं आ रहा वो पाइप्स हैं जो कि स्ट्रेट वहां ऊपर भी भेज रही हैं। ठीक है, अब यही चीज जो है, अब ये आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी थी। ठीक है, ये आपके कैनाल ऑफ श्लेम देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, आपको ये हिंज सेप्टम्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको कलेक्टर चैनल नज़र आ रहा है। अब यही सारी चीज़ें मैं आपको पहले OCT में दिखाऊंगा, फिर आप ये देखेंगे हाउ कॉम्प्लेक्स दिस पंप इज, एंड दिस इज एक्चुअली पंप बीटिंग लाइक अ हार्ट। ट्रेबेकुलर मेशवर्क वो ऊपर, कैनाल ऑफ श्लेम, ये आपका कलेक्टर चैनल, ये आपके हिंज सेप्टम, और ये आपके दरमियान में वो जो आपके जो सॉलिड अटैचमेंट्स हैं। देखें, जब ये पंप करता है तो आपके कैनाल ऑफ श्लेम कैसे बंद एंड ओपन होती है, कलेक्टर चैनल्स कैसे बंद एंड ओपन हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ पंप है, ये पैसिव भी है और एक्टिव भी है। पैसिव आपकी ब्लिंकिंग से, आपकी मोशन ऑफ द सिलरी मसल्स, ये उसके पैसिव हैं। लेकिन ट्रेबेकुलर मेशवर्क इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, इट्स अ लाइव टिश्यू, बहुत कॉम्प्लेक्स उसमें आगे उसकी सिस्टम्स हैं जो कि BPOS वालों ने तो पढ़े हैं, और इनको पूरा 3 हफ्ते लगाए थे इन्होंने पढ़ने में। बहरहाल, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम ये जो आपसे मैं पहले आपका क्वेश्चन था, वो तो ट्यूब में से तो पानी गुजर गया। दूसरा जो यहाँ से जो पानी निकल रहा है, ये गॉबलेट सेल्स में आपने पढ़ा होगा, गॉबलेट सेल्स के जो आउटर सरफेस है वहाँ पे वैक्यूल्स बनते हैं, और फिर एक कुछ बाहर आता है, वो ये है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जो जहाँ से वैक्यूल निकलता है उसको हम पोर कहते हैं। आपको ये पोर्स प्रॉपर्ली नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, पोर्स डिफरेंट साइजेस के एंड डिफरेंट डेंसिटी के होते हैं। जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनकी डेंसिटी और नंबर ऑफ पोर्स डिफरेंट होती है, ग्लूकोमा के अंदर ये कम होती है। ठीक है, तो ये किन लोगों में पोर्स बन रहे हैं, किन में नहीं बन रहे, ये एक अलग साइंस है। लेकिन ये सारे पोर्स यहाँ से पानी लेके आ रहे हैं, और ये एक अलग पाइप सिस्टम चल रहा है। अब पोर जो है, ये जो एक पोर है, अगर सिर्फ एक पोर हो, लेट्स से इमेजिन करें, एक पोर नहीं होगा, बॉडी में तो देश होंगे, लेकिन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन पोर, और पानी सारा यहाँ से इतने सारे इलाके में से आ रहा है, वो बिल्कुल फनल कर जाएगा। उसको सारे पानी को इकट्ठा होकर फिर एक मोरी में से जाना होगा। जैसे कोका कोला की बोतल है, पीछे से चौड़ी है, आगे से पतली है, एक फनल है। ठीक है, अगर आप उसको ऐसे उल्टाएंगे तो स्लोली पानी निकलेगा। ग्लास है, उसको ऐसे करेंगे सारा गिर जाएगा।
ग्लास के अंदर फनलिंग नहीं है, कोका कोला की बोतल में फनलिंग है। तो ये जो अगर थोड़े पोर्स होंगे तो दे विल बी मोर फनलिंग। इवन योर ट्रेबेकुलर मेशवर्क इफ इट्स परफेक्टली फाइन, इट विल फाइंड डिफिकल्ट टू फ्लो आउट। तो ये फनलिंग की वजह से। अगर आपके पास ज़्यादा पोर्स हैं, वो खड़ा करके स्ट्रेट अवे निकल जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इसके बाद अब मैं स्टडीज़ कंपेयर करूंगा तो आपको समझ आएगी। ये समझ आ गया सबको? नहीं समझ आया या आ गया? हाथ खड़ा करें जिसको समझ आ गया। चलें, मेजॉरिटी को आ गया, थैंक यू। तो अगर जिसको समझ नहीं आया वो मेरे से बाद में सुन सकता है। तो अब मैंने रैंडमली कुछ ट्रायल्स हैं उनकी ये लगाए हैं, लेकिन अगर आप जो सा भी ट्रायल ले लें, सम वॉट ऑल ऑफ देम दे से कि भाई जैसे अब ये वाला ट्रायल है, तो हाइड्रस हमने पहले देखा था ना, हाइड्रस लंबा सारा, उसको जब आप कंपेयर करें आई स्टेंट के साथ, कहते हैं द हाइड्रस इम्प्लांटेशन में हैव स्लाइट एडवांटेज ओवर द आई स्टेंट, वन सिंगल आई स्टेंट। अगर आपने लगाया दूसरा गुम गया, एक ही लगा, और 2 आई स्टेंट्स in combination with phacoemulsification to treat open-angle glaucoma. Our findings may be of some uncertainty due to the limited included data. Further studies are needed to investigate. Now, to me, this is bullshit. ये जितने भी बड़े-बड़े हैं ये RCTs कर रहे हैं, वो जो है ना वो blind हो गए हैं. They are slaves to data. Data is very important. मैं खुद बहुत हक में हूँ डेटा के, मैं बहुत हक में हूँ क्लिनिकल एविडेंस के। आप क्लिनिकल एविडेंस के बगैर बोलें तो आप बेवकूफ़ लगते हैं, लेकिन अगर आप क्लिनिकल एविडेंस को क्रिटिकली एनालाइज किए बगैर बोलें तो आप मज़ीद बेवकूफ़ लगते हैं। तो अब ये जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जिनकी ये बड़ी बड़ी लाइट ट्रायल्स, ये ईगल ट्रायल और ये ट्रायल, दे आर ऑल, उनको वो एक एक ट्रायल के पीछे दे बिकम मिलियनियर्स। सो दे वांट समवन टू अप्रूव इट एटलीस्ट फॉर 2-3 years, हर किसी की शोशा हो जाए, उसके बाद दे विल सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर वो दोबारा इसको चैलेंज करेंगे। आप देखेंगे जैसे अब ईगल ट्रायल में पहले कहते थे कैटरेक्ट सर्जरी से प्रेशर कम आता है, अब वो कहते हैं 40% के अंदर प्रेशर फिर बढ़ जाता है। ठीक है, वो सारी साइंस है, वो उनको भी पता है, बट दे विल नॉट डिस्क्लोज इट, दे विल डिस्क्लोज इट इन सप्लीमेंट्री पेपर स्लोली। ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी है, और it's important to look at the evidence, but without critically analyzing the evidence, ये मेरे ख्याल में scientific नहीं है. We become slave to data, we are slave to science, and science is imperfect. Unless you do research and you try to critically analyze, you will not find answers. इसी तरह लॉन्ग टर्म कंपैरेटिव डेटा देख लें, उसमें उन्होंने कहा देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सर्जिकल सक्सेस। ये क्यों बातें कर रहे हैं इस तरह? वो मेथडोलॉजी में नहीं है, और मेथडोलॉजी जितने मर्जी वो RCTs ले आए, रिजल्ट इससे चेंज नहीं होगा। वो इसलिए नहीं चेंज होगा, किसी को नहीं पता कि जब उसने आई स्टेंट लगाया वो किस कलेक्टर चैनल के पास लगा, अगला कलेक्टर चैनल काम कर रहा था, आगे कलेक्टर चैनल के बाद जो डिजिटल पाथवेज हैं क्या वो काम कर रहे थे? नोबडी नोज। जब आपको ये पता ही नहीं है तो दिस इज़ अ ब्लाइंड प्रोसीजर। चाहे आप एक कलेक्टर चैनल को हार्वेस्ट करें या 10 को करें, ये आपकी किस्मत है। जब एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है, यू कैन नॉट कंट्रोल दीज फैक्टर्स। तो ये दूसरी चीज़ जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब आप उसमें देखें, ये जो थोड़ी सी स्लिट नज़र आ रही है जो रेड डॉट्स के थ्रू दरमियान, ये है, ये कैनाल ऑफ श्लेम है। ये 10 मिलीमीटर प्रेशर है, 25 मिलीमीटर तक जाता है। तो आप ये देखें जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क है उसने अंदर हर्निएट हो रहा है और कैनाल ऑफ श्लेम पतली हो रही है, 45 पे बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसमें देख लें ऑलरेडी कैनाल ऑफ श्लेम नॉर्मल प्रेशर, कैनाल ऑफ श्लेम 45 प्रेशर बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। जब ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी फिर आपके टॉपिकल ड्रॉप्स नहीं काम करेंगे। यू नीड टू ब्रिंग द प्रेशर्स डाउन। इस्कीमिया का कोई इसमें रोल नहीं है, होगा आई डोंट नो, लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये फिजिकल है। सो कंसिडरिंग द पल्सेटाइल ट्रेबेकुलर आउटफ्लो जो आपने देखा, पोर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो आपने देखा, TM की हर्निएशन जो आपने देखी, द इफेक्ट ऑफ IOP एंड स्क्लेरल कैनाल आउटलेट वाल्व्स जो कि स्लांट हो रहे हैं, स्ट्रेट हो रहे हैं, तो फॉलोइंग क्वेश्चंस अराइज। आपके दिमाग में कोई ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हैं या नहीं? ये सो गए सारे कि अगर कैनाल कोलैप्स्ड है कुछ अरसे से, डिसयूज है, क्या वो फाइब्रोटिक हो गई है या नहीं? अगर वो फाइब्रोटिक हो गई है तो वो तो डायलेट ही नहीं होगी ना। अगर आप उसे डायलेट कर भी लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच योगा करा देंगे, उसको कैनालोप्लास्टी करा देंगे, वो फिर वो बंद हो जाएगी। ये क्वेश्चन है
नोबडी, पीपल कहते हैं कि भाई वो देयर इज डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल एविडेंस कि वो उसका एट्रेजिया होता है, उसकी एट्रोफी होती है, क्या उसके बाद वो डायलेट हो सकती है, रिवर्सिबल है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना, वी डोंट नो। दोनों केसेस हो सकते हैं, कोई फर्म आंसर नहीं है, किसी के अंदर रिवर्सिबल होगी, किसी में नहीं होगी। मुझे अपना फाइनल ईयर का प्रॉफ याद है, तो एक गोंदल साहब आए, तो उस गोंदल साहब के साथ ज़ुफ़रुल्लाह शेख साहब होते थे और एक और जनरल सर्जरी का, उन्होंने आते ही ना लाइन में ऐसे ना थे, सारे पहले ही लड़की के पास गए और उसको ना बड़े गुस्से से कहते हैं इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? वो लड़की डर गई, लड़की कहती है जी रिवर्सिबल, वो कहते हैं रिवर्सिबल है, वो नहीं जी इरिवर्सिबल है, वो कहते हैं इरिवर्सिबल है, वो और मजीद डर गई। वो तो डरी, वो आगे जितने लाइन में खड़े हुए थे ना लड़के लड़कियां, वो सारे डर गए। वो जिसके पास जाते वो पूछते रिवर्सिबल कहते तो वो आगे से इस तरह करते, इरिवर्सिबल करते, फिर इस तरह करते, किसी को समझ ही नहीं आई। मेरे पास आए तो मैंने कहा जी अगर तो फाइब्रोसिस हो गई है तो इरिवर्सिबल है, नहीं तो रिवर्सिबल है। मैंने तो अपनी जान छुड़ा ली। तो यही चीज़ है कि भाई हमें नहीं पता कि जो अगर फाइब्रोसिस जो है वो वहाँ पे है कि नहीं, अगर हो गई है तो फिर इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। इसी तरह टिश्यू जो हर्निएट किया हुआ है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क, जो टिश्यू इटसेल्फ उसकी क्या इंटेग्रिटी है, अगर तो उसमें अभी भी इलास्टोसिस है, उसका इलास्टिक है, वो रीबाउंड हो सकता है, तो जब आप प्रेशर कम करेंगे तो वो वापस रीबाउंड कर जाएगा, आपको फिजियोलॉजिकल प्रेशर अटेन करने में आसानी होगी। लेकिन अगर वो रीबाउंड नहीं करता तो प्रेशर नीचे नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें अननोन है, ठीक है। इसी तरह कैटरेक्ट सर्जरी है, ठीक है, आपका ओपन एंगल है, ओपन एंगल, ये बी पॉस के फेलोज ने किया सारा, ओपन एंगल है, गोनियोस्कोपी पे ग्रेड 4 है, लेकिन प्रेशर 30 है। वो हो सकता है कि आपका जब लेंस बड़ा हो रहा हो इन अ स्मॉल वाइट टू वाइट, वो पुश कर रहा हो ट्रेबेकुलर मेशवर्क को इनटू कैनाल ऑफ श्लेम। आपने कैटरेक्ट सर्जरी अलोन की है, सिर्फ इसी कैटरेक्ट सर्जरी करने से ही वो प्रेशर चला गया, आपके ट्रेबेकुलर मेशवर्क नॉर्मल आ गया, आपका बिल्कुल काम करना शुरू हो जाएगा। और फिर आपको मेरी फर्स्ट स्लाइड याद आएगी जहाँ पे वो कह रहे थे कि जी कि आई स्टेंट करो या ना करो, प्रेशर एक जैसा आ रहा है। लेकिन अगर वो ट्रेबेकुलर मेशवर्क वापस नहीं आता तो उन लोगों के अंदर आई स्टेंट का काम करेगा। तो चूंकि हमें ये नहीं पता कि इसने वापस आना है कि नहीं आना, इसलिए मिक्स की रेलेवेंस बढ़ जाती है। अब आपने मिक्स तो करने ही है, अब आपको समझ आएगा क्यों मिक्स करने हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका ट्रेबेकुलर मेशवर्क वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपकी कैनाल ऑफ श्लेम ने डायलेट करना है कि नहीं करना, इसलिए आपने कुछ तो उसको करना है। खासतौर पर सूडो एक्सफोलिएशन पेशेंट्स जिसका 30-35 प्रेशर होता है, आप सर्जरी करें, उनकी बाद इन्फ्लेमेशन होती है, स्टेरॉइड रिस्पॉन्स होता है, कंट्रोल करने कई दफ़ा मुश्किल हो जाते हैं। तो उनके अंदर अगर आपने कैटरेक्ट सर्जरी के टाइम आई स्टेंट कर दिया है या गैट कर दिया या ओमनी कर दिया है, तो वो चांसेस ऑफ गोइंग टूवर्ड्स ट्रैब कम हो जाते हैं। तो अब आपको समझ आई कि ये क्यों इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो ये ऐसे ही कलेक्ट, ये वही आपके हाँ, इसकी रेलेवेंस ये थी कि जब आपने शेव किया, अब हम आ जाते हैं जब आपने कैनाल ऑफ श्लेम को ही नेकेड कर दिया, आपने ट्रेबेकुलर मेशवर्क उतार दिया। जब आपने ट्रेबेकुलर मेशवर्क उतार दिया तो फिर आपको पीछे वो कलेक्टर चैनल्स नज़र आने शुरू हो गए, ठीक है जी, एक ये नज़र आ रहा है, एक ये ओपनिंग नज़र आ रही है। अब हम बड़े खुश हैं कि ये भाई एक पाथवे बन गया है, तो यहाँ से तो आगे जाएगा ना, ट्रेबेकुलर मेशवर्क निकल गया। अब ये नहीं हमें पता कि यहाँ से आगे कितनी रेजिस्टेंस है, लेकिन वो तो दूर की बात है। अगर आप इसकी हिस्टोलॉजी देखें, ये कंट्रोल है, इसमें ये आपको ट्रेबेकुलर मेशवर्क नज़र आ रहा है, ये कैनाल ऑफ श्लेम नज़र आ रही है। ये आपने प्लाज्मा नाइफ से जब किया ट्रेबेक्टोम के साथ, तो ये आपको इस तरह का ये आपको टिश्यू नज़र आ रहा है, इसने फाइब्रोज होना है, प्रोलिफरेट होना है, इसने बंद कर देना है। ये गोनियोटोम है, उसके साथ भी इसी तरह हो रहा है। एक काहुक डोल ब्लेड है, उसने तो देखें वो प्रॉपर यहाँ तक सही तरह क्लीव ही नहीं किया। यानी जब आप क्लीव भी कर रहे होते हैं, आपकी क्लीवेज टेक्निक, आपका क्लीवेज इंस्ट्रूमेंट अगर आइडियल भी हो, तो वी जस्ट डू नॉट नो कि उसने फाइब्रोसिस करके आगे से ये बंद कर देने कि नहीं कर देने। तो इसीलिए आपका गैट का भी फेलियर रेट होगा, चाहे आप ओमनी से करें, चाहे आप ब्लेड से करें, जिससे मर्जी करें। तो वो जब सेल पॉइंट आता है गैट का, ये क्या कहते हैं, काहुक डुअल ब्लेड का, वो लोग शो मारते हैं कि भाई हमारा डुअल ब्लेड है, वो कम ट्रोमा होता है, कम कटिंग होती है। ठीक है भाई, कम होती है, लेकिन होती तो है ना, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। जो भी होगा आपके फेलियर के चांसेस होंगे, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। यार कितना टाइम रहता है सर, कितना? अच्छा, बस ख़त्म होने वाला है।
अब मैं जल्दी से ये फिर करता हूँ 5 मिनट्स में। तो ये देखें, अब हम आगे उनसे आगे कलेक्टर चैनल से आगे। अब अगर ये देखें, ये देखें एंडोसाइनिन ग्रीन अंदर है। तो ये नहीं है कि हर वक्त इंस्टेंटली आपका सारे कलेक्टर चैनल्स खुल गए हैं। कभी ये फायर हो रहा है, ठीक है, आप इसके ऊपर नज़र रखें जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। कभी ये जो फायर हुआ है वो ऑटोमेटिकली बंद होना शुरू हो जाएगा। वी डोंट नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये एक एंजियोग्राफी की अगर आप वीडियो देखें इंस्टेंटली पूरी 360 डिग्री ये कनाल जो थी वो रोशन हो गई, ठीक है। इंस्टेंटली 360 डिग्री हाई फ्लो है। लेकिन इस वाली आंख में जो कि अगेन नॉर्मल आया है, उसके अंदर आप ये देख लें कि भाई सेगमेंटल आउटफ्लो हो रहा है। हमें नहीं पता कि भाई जो आई आप ऑपरेट कर रहे हैं वो सेगमेंटल आउटफ्लो वाली आई है या फिर वो सर्कमफ्रेंशियल आउटफ्लो वाली आई, नॉर्मल आई भी। तो ये एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है। उसके अलावा अगर आप देखें तो अगर आप गौर करें, किसी जगह डेंसिटी जो एनास्टोमोसिस है वो बहुत ज़्यादा है, किसी जगह रिलेटिवली इधर कम है, इधर ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा होगी तो वहाँ आउटफ्लो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। अगर आपने आई स्टेंट इधर डाल दिया तो ये आउटफ्लो रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी एफिकेसी कम होगी। अगर आपने पार्शियल गैट इधर की है, उसकी आउटफ्लो उसकी एफिकेसी कम होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये देखें, यहाँ पे 2 आई स्टेंट डाले हुए हैं, एक इधर है एक इधर है। ये देखिए ये कितनी जल्दी इंस्टेंटली काम कर रहा है, वो स्लोली काम कर रहा है। लेकिन ये आई स्टेंट से पहले था और ये आई स्टेंट के बाद बढ़ गई है, लेकिन एक की फ्लो कम है, एक का फ्लो ज़्यादा है। अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें, ठीक है। इसी तरह अब ये एक वीडियो है जो कि आप सब ने सुननी है। इस बाय एन इंडियन मेरे ख्याल में अग्रवाल हॉस्पिटल से है। आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस। उसके बाद मैं आपसे इससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन पूछूंगा। ऊंची करें बस। आवाज़ ऊंची कर। अच्छा चलें, आई विल टॉक थ्रू इट। तो इसमें ये देखें, ये देखें कि एक ये स्टेंट लगा हुआ है ग्रीन एस्ट्रिक वाला, एक ब्लू स्टेंट लगा हुआ है। तो दोनों एक आइडियल पोजीशन में लगे हुए हैं। लेकिन जब स्टेंट लगाने के बाद एक्वियस एंजियोग्राफी की तो एक स्टेंट जो है वो तो काम कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ से आप ये देखें लाइट हो गया, लेकिन ये वाला स्टेंट जो है यहाँ पे, ये दूसरा स्टेंट जो है वो काम नहीं कर रहा। इसलिए अब हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं ये स्किप कर देता हूँ। लेकिन आपको मकसद तो समझ आ गया ना कि भाई कोई चीज़ काम करती है, कोई चीज़ काम नहीं करती। तो इसी तरह अब जो नेक्स्ट अगर 60 मिनट्स हो जाए सर बता दीजिएगा। ये तो हम बात कर रहे थे ना किनाल ट्रेबेकुलर आउटफ्लो। अब दूसरे सेट जो है मिक्स के वो सुप्राक्रोइडल है। सबसे ज़्यादा इस वक्त पैसा जो लग रहा है वो सुप्राक्रोइडल फ्लो में लग रहा है, क्योंकि यू कैन पुट बाल्टी भी अंदर डाल दें, जैसे क्लेफ्ट हो जाती है, हाइपोटनी हो जानी। तो उसके लिए ये मिनी जैक्ट है। तो मिनीजेक्ट में ये भी सारी मिक्स डिवाइसेस। Miniject is revolutionary microinvasive technology which reduces IOP by optimizing the drainage path from the anterior chamber to the supraciliary space. Miniject's innovative star material is made of soft and flexible medical-grade silicone which conforms to the eye anatomy. Its structure consists of a microporous multi-channel matrix. The green-coloured ring acts as a marker to control the implantation depth of the implant. Only 0.5 millimeters of the soft implant remains in the anterior chamber, well away from the cornea. The Miniject implant comes preloaded in a transparent sheath, which is then connected to a delivery tool. A lock on the delivery tool prevents premature release of the implant. Sliding the wheel on the delivery tool withdraws the sheath and lays the implant in place. Miniject has been designed for safe and intuitive implantation. Miniject is implanted in a short ab interno procedure similar to other MIGS devices.
The shaft is gently inserted through the anterior chamber towards the iridocorneal angle. Using a regular gonioprism to view the angle, the sheath is advanced between the scleral spur and the ciliary body. The Miniject sheath is flexible with an atraumatic tip, so it conforms readily to the scleral curvature. Correct placement is achieved when the green ring is at the level of the scleral spur. Sliding the wheel retracts the protective sheath and releases the implant. Miniject enhances the physiological aqueous pathway from the anterior chamber to the supraciliary space, reducing IOP. So, ये तो आराम से होगी बात. मेरा unfortunately time नहीं है, लेकिन I'll just say कि भाई what is suprachoroidal space? Can it scar? Suprachoroidal space is an organ in itself. It's just not a potential space. The amount of fibers which are in the anterior suprachoroidal space, which run from the sclera to the choroid, they are more tangent. जो posterior होते हैं वो इस तरह होते हैं, इसलिए जब भी आपको choroidals हों वो ज़्यादा anterior बनते हैं. So whether it scars, it's a highly inflammatory space. There are lots of fibroblasts which it can borrow both from the sclera and from the choroid. और एक crowding anatomy है, inflammatory potential है. आपने जो device अंदर डाली है, अगर उसको आपने निकालना चाहते हैं, क्या वो बाहर निकलेगी या पूरा का पूरा ciliary body बाहर निकाल देगी? So these are many questions, and this procedure has higher complication profile too. तो यहाँ पे हम mix जब बंद कर देते हैं और उसके बाद ये सारी बातें हम कर चुके हैं. MIBS पे आते हैं जो कि उमर की दवाई की टर्म है. तो ये this is something which is going to replace TRAB. अब modern surgeons जो new trainees जो हमारे आ रहे हैं वो they are not very proficient with TRAB. तो क्योंकि सारे ये यूज़ करना शुरू हो गए. PreserFlow, it's made up of SIBS जो कि same material है जो कि cardiac stent के लिए यूज़ होता है. उसमें it's very simple. You open up like TRAB, जैसे ट्रैप करते हैं तो posterior जो blue margin है वहाँ से आप 3 millimeter behind आप एक 1 millimeter के साथ you go into, बस ये 2 मिनट है. कितने होंगे? 3 बजे. So then you take a 25 gauge needle, you go through the same tunnel and you go into the anterior chamber, and then you pass or thread the PreserFlow through it. It's like an ordinary tube. And then with PreserFlow, we have seen blebs that like we have never seen before. But a nice, diffuse, low, posterior draining blebs. Pressures जो हैं post-op जो हैं वो 4, 5, 6, 7 होते हैं. आहिस्ता. They go to around 11, 10, 12. And इसके results अगर देखें जो UK का data है, तो एवरेज जो ट्रैब की आउटकम है लॉन्ग टर्म दैट इज 12 to 13. इसकी जो है इज अबाउट 13 to 14, 1 to 2 millimeters of mercury. वो एक अलग discussion है. I do this a lot now instead of TRABs. TRABs haven't gone away. They are unlikely to go away. They will still be needed in many cases, especially in Pakistan where you cannot have expensive instruments, and TRAB is more powerful. Yes, 600. I tried very hard to bring it to Pakistan after discussing with you. Lekin, this is worth it for those surgeons who cannot do TRAB properly, who are not trained in TRAB. जैसे there are people who are trained in TRAB, उनके लिए TRAB is perfect. चाहे वो TRAB करें, PreserFlow करें, उनके results अच्छे आने हैं. लेकिन जो TRAB में trained नहीं है, उनके लिए PreserFlow जो है can give equivalent results to TRAB. तो ये इस तरह ये देखने नजर आता है. उसी तरह लगता. इसकी प्लेट नहीं होती. अब ज़ेन को वाइड डिसेक्शन करके आप एक्सटर्नल डालें, इट विल वर्क बेटर. हाँ. Same way, इस तरह आप करें और all then you go through a knife open करें, punch करें. That the metallic part, the plate के साथ वो उसके अंदर करें या बाहर करें और प्रोसेस क्लियर डाल दें. और फिर पता है क्या हुआ? पसीना बंद हो गया. फिर उन्होंने कहा ये पेप्सी डालो, फिर बंद हो गया, फिर नीडल करो. तो अब $400 जब मरीज को कहते हैं आपके ले आओ तो कहते हैं भाई सब कुछ प्रोसेस करो. Yes. So any questions because we're running late? Any questions? Yes. किसमें? GAT we are forceps. We are micro grasping forceps. Thank you very much for listening. I'm so sorry. It's okay.